हेलो। इस वीडियो में हम 27 जुलाई 2026 के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कशंस करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो है राइजिंग रूपी न्यू ट्रम्प टैरिफ ट्रैक द हेडविंड्स, कि कैसे रूपी एक रिन्यूड प्रेशर के अंडर आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और रूपी वीक हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई कैन ट्रिगर ए बेटर इम्यून रेस्पॉन्स, कि कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई का हम जो यूज़ है वो बायोटेक में कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट आर्टिकल है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि वाई इंडिया मस्ट मॉडर्नाइज द वे गवर्नमेंट पब्लिशेज लॉ एंड रेगुलेशंस, कि हमें जो लॉ एंड रेगुलेशन पब्लिश करने का तरीका है उसको इंडिया को मॉडर्नाइज करने की बहुत नीड है। तो ऐसा क्यों है, उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है नीड टू शिफ्ट फोकस टू राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड एंड कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन, कि इंडिया को जो फोकस है वो स्टूडेंट सुसाइड और जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसको एड्रेस करने की तरफ देना चाहिए। तो ये चार आर्टिकल है। तो पहला आर्टिकल रूपी प्रेशर को लेके है। तो देखिए, रूपी हैज़ कम अंडर रिन्यूड प्रेशर और पास्ट फ्यू वीक ड्रिवन बाई, तो क्या क्या रीजंस है कि प्रेशर में आ रहा है। रीजन से एक तो क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज है, कि बाहर से एफडीआई आ रहा है, एफआईआई आ रहा है, वो उसका आउटफ्लो हो रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। वेस्ट एशिया में जो टेंशन है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। और इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है किसके ऊपर, यूएस डॉलर के ऊपर, कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है क्योंकि रिसेंटली जो ट्रंप ने न्यू टैरिफ लॉन्च कर दिए हैं तो वो भी यूएस डॉलर को स्ट्रेंथन कर रहा है, वहीं रुपये को ये वीकन कर रहा है। ठीक है। अब देखो, पहला इशू क्या है कि जो एफपीआई है पुल्ड आउट डॉलर 1.5 बिलियन फ्रॉम इक्विटीज इन जुलाई, कि जुलाई में जो आउटफ्लो है वो बढ़ गया है। और इससे पहले के जो प्रीसीडिंग मंथ्स थे उसमें स्ट्रॉन्ग कैपिटल इनफ्लो देखा गया था। तो ये जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रिवर्स। हालांकि इसको काउंटर करने के लिए आरबीआई ने जो इनफ्लो है वो एफसीआर अकाउंट और जो अदर चैनल्स हैं उनके अराउंड लगभग उनके मतलब उनके थ्रू लगभग 20 बिलियन डॉलर इतना इनफ्लो इसको इनेबल किया है। ठीक है। साथ ही ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है कि लास्ट ईयर से, कि लास्ट ईयर जो नेट एफडीआई था वो 6.5 बिलियन वर्सेस इस बार 2.5 बिलियन। तो सेम पीरियड में लास्ट ईयर जो ग्रोस इनफ्लो था वो हायर था और जो हमारे यहाँ से रिपाट्रेशन था या जो आउटफ्लो था वो कंपैरेटिवली लोअर था। साथ ही इन्होंने एक और डेटा दिया है क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग, कि क्रूड ऑयल लगभग 100 डॉलर पर बैरल ये पहुंच गया, क्योंकि इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। हाउती जो अटैक्स रेड सी है वो भी कहीं ना कहीं मतलब देखे गए हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक किया गया था तो उसकी वजह से भी जो क्रूड ऑयल प्राइजेज हैं वो बढ़ गई थी। साथ ही रुपी का जो हम ट्रांजिशन देखें कि अप्रैल में कितना था, 114 तक पहुंच गया था, उसके बाद जून में वो 83 आ गया था और फिर जुलाई में फिर 103 पहुंच गया। तो एक तरीके से पहले लोअर हुआ और उसके बाद फिर से क्या हो गया, दोबारा से राइज कर गया। तो रुपी का जो लेवल्स हैं वो भी मतलब टेस्टिंग टाइम है उसके लिए भी। साथ ही इन्होंने बताया कि जो फ्राइडे को जो रुपी है अभी वो 96.53 इस लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेस लेवल को दिखा रहा है। यूएस डॉलर जो इंडेक्स है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, स्ट्रेंथन हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होने का, कि एक तरीके से जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी वजह से यूएस डॉलर को फ़ायदा हुआ है। साथ में इंडिया में क्या है कि अभी मॉनसून की अनसर्टेनिटी या अल नीनो का इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। तो जो दोनों खरीफ और रबी क्रॉप है दोनों पे इसका इम्पैक्ट आएगा और फूड इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है। तो इवन जो सीपीआई के जो प्राइजेज हैं वो भी अभी थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं 5.32। तो उससे भी हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइस प्रेशर है वो अभी ऑलरेडी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में इसके मेजर्स क्या है, तो आरबीआई ने कैपिटल इनफ्लो को बढ़ाने के लिए क्या किया है, एफसीएनआर डिपॉजिट्स हैं उनको फैसिलिटेट करना चालू किया है और जो अदर चैनल्स हैं उनके थ्रू इनफ्लो को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी भी अभी जो अगस्त में एक मीटिंग होनी है ताकि जो इन्फ्लेशन वगैरह है उसके ट्रेजेक्टरी को, रेट्स को, उसको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। वन ऑफ द कंसर्न अपने पास है वो ये है कि जो यूएस के सेक्शन 30301 के तहत जो टैरिफ रेजिम है
उसमें 16 कंट्रीज़ को टारगेट किया गया है इंक्लूडिंग इंडिया। तो इस ये भी हमारे लिए एक तरीके से इसको काउंटर करना भी ज़रूरी है कि कैसे हम यूएस टैरिफ का रेस्पॉन्स देंगे। तो अब हम देखें कि रुपी राइज कर रहा है, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक तो ये दिखा रहा है कि जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं वो कैसे इंडियन रुपी के ऊपर इंडियन करेंसी और इन्फ्लेशन को इम्पेक्ट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या डायरेक्टली इम्पेक्ट आ रहा है, जैसे ऑयल का, जो क्रूड ऑयल के प्राइस राइज कर रहे हैं, या फिर डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, टैरिफ लग रहे हैं, तो इसका इम्पेक्ट इंडियन करेंसी पे कैसे आ रहा है। साथ ही में ये हाईलाइट कर रहा है कि कैसे जो कैपिटल फ्लोज हैं वो और इसके बाद जो इंडिया की डिपेंडेंस है वो एफआईआई, और जो एफआईआई में जो आते हैं एफडीआई एफपीआई, तो वो कैसे इंडिया की जो करेंसी है उसको इम्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये क्या है, इंडिया की जो फिजिकल मॉनेटरी हैंडलिंग है उसको भी टेस्ट कर रहा है। तो ये क्या था, बेसिकली हमारे लिए एक आर्टिकल था जिसमें जो रुपी के ऊपर प्रेशर है वो दिख रहा है, क्या इंडिया इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या कर रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई का जो एप्लीकेशन है इन बायोटेक उसके रिगार्डिंग है, कि कैसे इसका यूज़ करके हम जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको ट्रिगर करने के लिए बेटर रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क है वहाँ के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे कुछ ब्रेक थ्रू स्टडीज़ कर सकते हैं जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, और कैसे एआई डिज़ाइन वगैरह जो डिजीज़ फाइटिंग है उसमें हेल्प कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जो पेप्टाइड्स होते हैं ना, जो शॉर्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, वो जो सेल सरफेस है उसके ऊपर पाए जाते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को एक तरीके से हेल्दी और जो फॉरेन जीन है, या जो भी हेल्दी और फॉरेन एंड ऐसे कुछ है उसको इंस्पेक्ट करने में हेल्प करते हैं और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं। साथ ही जो एचएलए प्रोटीन है वो एक डिस्प्ले सेल्फ की तरह काम करते हैं और जो पेप्टाइड को इम्यून सेल्स को इंस्पेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो पेप्टाइड होता है वो क्या होता है, वो इम्यून सिस्टम को तभी दिखाया जाता है अगर ये प्रॉपरली जो एचएलए ग्रूव है उसमें प्रॉपरली फिक्स, मतलब प्रॉपरली सिट हो पाता है या बाइंड हो पाता है। तो कई बार बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ये बड़ा मुश्किल होता है कि इसको प्रिडिक्ट कर पाना कि कौन से वाला पेप्टाइड एक्चुअल में एचएलए ग्रुप में फिट बैठ पाएगा कि नहीं। तो ऐसे में एआई और जो क्वांटम कंप्यूटर है उसका रोल आता है कि जो पेप्टाइड एचएलए बाइंडिंग है उसके जो प्रीवियस पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज करें, और जो फर्दर कौन से पेप्टाइड्स इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो उसके रिगार्डिंग एक प्रिडिक्टिव डेटा दे सके। तो इससे क्या होगा, जो बेसिकली एक तरीके से जो इम्यूनोथेरेपी है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, जो DTU से डेनमार्क यूनिवर्सिटी ने जो क्लासिकल सूडो नंबर रैंडम जनरेटर था उसकी जगह बेसिकली अब फोटोनिक क्वांटम प्रोसेसर इसका यूज़ किया है, क्यूबिट्स का। तो एक तरीके से जो क्वांटम रेस्पॉन्स है उसका यूज़ करके एआई का जो ओवरऑल मॉडल था उसको एनहेंस किया जा रहा है। तो अब क्या करेगा एआई, मोर जेनवनली रैंडम एंड मोर कोरिलेटेड सीड, इनका यूज़ कर पाएगा एआई मॉडल, ठीक है। तो उससे जो रिजल्ट्स होंगे वो भी बेटर होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी भी की गई है, उसने भी कंफर्म किया है कि जो एआई डिजाइन पेप्टाइड्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुली तरीके से एचएलए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर पाएंगे। अब होता क्या है कि जो एचएलए जीन्स है ना वो हर आदमी के लिए डिफ़र करते हैं, हर आदमी की जो एचएलए प्रोफाइल है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे में जो अर्लियर जो मॉडल्स थे वो क्या यूज़ कर रहे थे, जो क्लासिकल मॉडल्स थे वो एक तरीके से डेटा पुअर एचएलए टाइप था, ठीक है। तो उसको जो क्वांटम कंप्यूटर की मदद मदद से अगर हम क्वांटम डिराइव्ड रेंडमनेस इसको यूज़ करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और इससे क्या होगा, एक तरीके से पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन या इम्यूनोथेरेपी इसमें हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि वाई इंडिया मस्ट मॉडर्नाइज द वे गवर्नमेंट पब्लिशेज लॉ एंड रेगुलेशन। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो अर्लियर डेटा है वो काफ़ी स्टैटिक टाइप पेजेज में होता था, अब उसको हमें क्या है थोड़ा सा डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो बोल रहा है कि इंडियन जो लीगल पब्लिशिंग सिस्टम है
वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड रहा है और पीडीएफ्स पे डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से इट इज़ मेकिंग डिफ़िकल्ट फॉर सिटीजन्स, लॉयर्स एंड इवन कोर्ट्स। तो इनके लिए एक्सेस एंड ट्रैक विच लॉ एंड अमेंडमेंट आर एक्चुअली इन फोर्स, कि कौन से लॉ और अमेंडमेंट फोर्स में है। अगर सब कुछ पीडीएफ में होगा तो उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमें क्या चाहिए, इसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। अब देखिए इशू यही है सेम ही कि भाई बहुत ज़्यादा हमारा जो लो पब्लिश करने का तरीका है वो पीडीएफ डिपेंडेंट है फ्रॉम अर्ली 1990s। तो पीडीएफ की अच्छी बात यह है कि भाई इसको इजीली तुम शेयर और प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, जो चैप्टर्स, पार्ट, सेक्शन, सब सेक्शन, ये हायरार्की मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखें कि जनरली क्या होते हैं कि पीडीएफ्स एक डिवाइस पे रीडेबल तो होती है, लेकिन सर्चेबल फॉर, मतलब जो सर्चेबल और अनसर्चेबल एबिलिटी है इनकी वो उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो पीडीएफ्स में जो लो पब्लिश किया जाता है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। साथ ही इन्होंने कुछ केस स्टडी प्रेजेंट की है कि कैसे पीडीएफ वाला जो तरीका है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। कि सीआरपीसी एक्ट 2005 आया था तो उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जिनको नोटिफाई बाद में किया जाना था, ठीक है। लेकिन बाद में ये सामने आया कि स्टिल जो बहुत सारे लॉज थे उनको नोटिस, मतलब उनको नोटिफाई किया ही नहीं गया कभी। और इसलिए क्या, उसका ट्रैकिंग बहुत मुश्किल थी। इवन ये बोला जाता है जो बिल्स होते हैं वो भी क्या पब्लिक डोमेन में रखे जाने चाहिए, ठीक है, ये जनरल प्रोविज़न है। लेकिन इस जो प्रिंसिपल है उसको भी एक तरीके से अंडरमाइन किया जाता है। और जो एक तरीके से लो पहले से लोगों को पता होना चाहिए तो वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ पीडीएफ जो ग्लोबल शिफ्ट देखा जा रहा है किसकी तरफ, मार्कअप लैंग्वेजेस की तरफ, ठीक है। जिससे जो लो का स्ट्रक्चर है, सिमेंटिक्स है, लोकल लैंग्वेज है, उसको कैप्चर किया जाए। तो एक स्टैंडर्ड है अकोमो नोट्सो स्टैंडर्ड। तो ये बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो इसको यूज़ कर रही हैं और वाया ए ओपन सोर्स है इंडिगो प्लेटफॉर्म। तो इस इंडिगो प्लेटफॉर्म से ये जो अकोमो नोट्सो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया जा सकता है। और इसमें जो एडिट्स, ट्रैक, अमेंडमेंट्स ये अलाउ करता है ये, ठीक है। तो जो भी मतलब इसमें चेंजेस होंगे उसको ट्रैक करना आसान हो जाएगा। साथ ही बोल रहे हैं कि यूएस जो अपने लॉज हैं वो यूएसएलएम, वो भी ये जो अकोमो नोट्सो है इसी का एक वेरिएंट है, उसमें पब्लिश करता है। यूके जो अपने लॉज हैं वो कहाँ पब्लिश करता है, एक लेजिस्लेशन डॉट गवर्नमेंट डॉट यूके है, तो यहाँ पर पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि जो बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, ये सब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो नए तरीके हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, तो बोल रहे हैं कि एक ओपन स्ट्रक्चर्ड लीगल पब्लिशिंग स्टैंडर्ड होगा ना, तो वो लॉज को सर्चेबल, अमेंडेबल ये बनाने में हेल्प करेगा। तो इसको कोई भी सिटीजन हो गया, लॉयर हो गया, कोर्ट हो गया, ये क्या कर सकते हैं, अमेंड वगैरह कर सकते हैं। तो इवन इंटरनेट का भी एग्जांपल दिया है कि इंटरनेट भी सक्सीड इसीलिए हुआ था कि उसने ओपन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया था। उससे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज कर पा रहे थे या इसको यूज़ कर पा रहे थे। यहीं पे इन्होंने बोला कि जो इवन अम्बेडकर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ भी ये बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है वो ऑफ एंड बाय द पीपल नहीं होनी चाहिए, वो फॉर द पीपल, मतलब ऑफ एंड बाय द पीपल भी होनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर द पीपल। कि ऐसा नहीं कि बस गवर्नमेंट ने जो दे दिया वही है, पीपल पार्टिसिपेशन को भी हमें इंश्योर करना चाहिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है कि हमें जो स्टूडेंट सुसाइड और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसकी तरफ अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली जो कॉकरोच जनता पार्टी है उन्होंने नीट पेपर के लीक के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट किया था। अब वो प्रोटेस्ट तो एंड हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें जो अपनी अटेंशन है उसको जो डीपर सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर फोकस करने के लिए बाध्य कर रहा है। तो इसमें जैसे स्टूडेंट सुसाइड हो गया या फिर जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट देखने को मिल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, तो उसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अब देखो एक डेटा प्रेजेंट किया है कि जो टोटल स्टूडेंट सुसाइड का नंबर देखें तो वो लगभग 1.23 लाख है 2014 से 2024 में। जबकि हम देखें कि 2014 में ये एनुअल सुसाइड रेट थी 8,000 के आसपास लोगों ने सुसाइड किया था, वही 2024 में 14,000 हो गया। तो मतलब एक डिकेड में ये परसेंटेज एनुअली
80% तक इंक्रीज़ हो गया है। तो जितने भी सुसाइड हो रहे हैं उनमें एक फेलियर इन एग्जामिनेशन, ये एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी बना रखी है NCRB ADSI कैटेगरी। तो इसमें पता चल रहा है कि जो 20%, 21% या 1/5 जो स्टूडेंट हैं वो मोस्टली फेलियर इन एग्जामिनेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। तो 25,000 से ज़्यादा लोगों ने या स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है 2014 से 2024 में। और इनमें से भी जो 55% हैं वो 18 साल से नीचे हैं, और 42% जो स्टूडेंट्स हैं वो 18 से लेके 30 साल के बीच में हैं। साथ ही मतलब ऑथर ने कुछ डेटा पब्लिश किया है कि लगभग 20 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल नीट में अपीयर, मतलब पिछले साल नीट में अपीयर हुए थे और ऑन एन एवरेज 15 लाख स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं नीट के लिए। ठीक है। और इनमें देखा गया है कि जो 35% स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट कोचिंग लेते हैं। और ये प्राइवेट कोचिंग का खर्चा इतना है कि वो 1/3 ऑफ हाउस होल्ड जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है उसका ले जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो कोचिंग की कॉस्ट है वो बहुत हाई है। देखो अब इसके लिए किया क्या जा रहा है, तो रिसेंट प्रोटेस्ट हुए थे उसमें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही जो स्टूडेंट फैमिलीज थी जिन्होंने सुसाइड किया था तो उनको कंपनसेशन की डिमांड भी मांग ली। और इवन जो प्रोटेस्टर है उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस विड्रॉवल की डिमांड थी वो भी मान ली है। लेकिन इसके अलावा देखें तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रखे हैं, अभी गवर्नमेंट ने टेली मानस करके एक हेल्पलाइन चला रखी है 14416। और ऐसे ही क्या है, स्नेहा सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन भी है। तो कुछ हेल्पलाइन वगैरह चला रखी है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी हमें और एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई जो नीट स्पेसिफिक पेपर लीक है उसने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हैं, पर ये क्या है कि एक ब्रॉडर जो क्राइसिस है उसके टिप की तरह ही है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, फाइनेंशियल बर्डन है, ये सब देखा जा रहा है। ठीक है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो बच्चों की स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी ऑन कॉस्टली प्राइवेट कोचिंग वो भी बढ़ रही है। इवन एट प्राइमरी और मिडिल स्कूल स्टेज पे भी जो प्राइवेट कोचिंग है वो बहुत बड़ा मार्केट बना रहे हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि बार बार सुसाइड हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन उठाता है। ठीक है। और ये दिखाता है कि जो लो क्वालिफिकेशन रेट है एग्ज़ाम्स में वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हमें इन सब क्यों निपटने की ज़रूरत है। तो हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो कंसेशन है वो एक तरीके से सिंबॉलिक विन मान सकते हैं हम प्रोटेस्टर के लिए। लेकिन अभी भी जो अंडरलाइंग इशूज़ है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो डिज़ाइन है, कोचिंग सेंटर पे डिपेंडेंसी है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट है स्टूडेंट्स के लिए, इन सब के लिए अभी भी क्या ज़रूरत है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है रेदर देन कि एक वन टाइम रिस्पॉन्स। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसको ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।